अपनी नई नवेली दुल्हन को हाथ लगाते हुए भी मुझे खौफ आ रहा था। बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरी जान निकल रही थी। मुझे डर था कि कहीं आज की रात भी मेरी ज़िंदगी की काली रात न बन जाए, और बस इसीलिए मैं कुछ दूरी पर बैठा उसे खामोशी से देख रहा था। जब कुछ देर इसी तरह खामोशी से बैठे बैठे गुज़र गए तो मेरी बीवी मलाइका ने खुद ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी इस हरकत पर मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया तो वह कहने लगी, आप तो मुझसे भी ज़्यादा शर्मा रहे हैं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि शर्माने की बात नहीं है मलाइका, तुम जानती हो ना कि मेरी शादी की रात क्या होता है, बस इसीलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सोना चाहता। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोफ़े पर जाकर सो जाऊं। मेरी बात सुनकर मलाइका ने फ़ौरन ना में सिर हिला दिया और कहने लगी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुमकिन नहीं है। वो आज की रात मेरे साथ गुजारना चाहती थी। वो शायद दूसरी लड़कियों की तरह शर्मीली बिल्कुल भी नहीं थी। जो उसके दिल में जो होता वो साफ शब्दों में कह देती थी, और अभी भी उसने बड़े ही खुले खुले शब्दों में अपने जज्बे का इजहार कर दिया। वो कह रही थी कि आज की रात भी मैं आप अलग रहें तो फिर इस शादी का क्या मकसद रह जाता है। उसने हाथ बढ़ाकर खुद ही मुझसे अपना तोहफ़ा मांगा। मैंने जेब से उसे तोहफ़ा निकाल कर दिया था। वो खुश होकर कहने लगी, ये तो बहुत ही खूबसूरत चैन है, इसे मेरे गले में पहना दीजिए। मुझे तो उसके करीब जाते हुए भी डर लग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी सांस रोक कर उसके गले में ज़ेवर उतारे और सोने की चैन उसके गले में पहनाई। मेरे पास होते ही उसने अपनी सांस को रोक लिया। मैं एकदम से डर गया। मैंने उसे थामा और पूछा कि तुम ठीक तो हो ना। मेरी इस घबराहट पर वो ज़ोर ज़ोर से हंसी और कहने लगी, आप क्यों इतना डर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं मरने वाली नहीं हूँ। मैंने तो अमृत पी रखा है, अमृत पीने वालों को मौत नहीं आती। उसकी ये बात मेरी समझ से बाहर थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो मेरा ध्यान बटाने के लिए ऐसी बात कर रही है। मैंने बहुत प्यार से कहा कि मलाइका, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम हर सच्चाई से वाकिफ़ हो, फिर भी मेरी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई, यही बहुत अहम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। वो कहने लगी, अगर आप मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहते हैं तो फिर मुझे बीवी का होने का सारे हक दीजिए, मेरे साथ वक्त बिताएं और अपनी खुशियाँ मेरे साथ बांटें। मैं जो सोफ़े पर सोने का पक्का इरादा कर चुका था उसकी बात सुनकर चुप हो गया। मैंने दिल ही दिल में बहुत सारी दुआएं पढ़ने लगा और उस पर फूंक मार दी कि जाने मेरी खुशियों को किसकी काली नज़र लग गई थी कि मेरी कोई भी खुशी एक रात से ज़्यादा नहीं रह पाती थी। लेकिन अब मैं मलाइका को नहीं खोना चाहता था। शादी की ये सारी रात मैंने बहुत ही डरते डरते गुजारी थी। मैं सारी रात जागता रहा। मलाइका तो कुछ देर में मेरे साथ बात बिता कर वो सो गई थी, लेकिन मैं हर थोड़ी देर बाद उसकी सांस को चेक करता और फिर मुझे सुकून हो जाता। बात ही ऐसी थी कि मेरी नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी, और फिर सुबह का सूरज निकला और मलाइका नींद से उठकर बैठी तो मेरी जान में जान आई। ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मेरी 10वीं पत्नी बिल्कुल ठीक थी और उससे शादी की रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने फ़ौरन उसका माथा चूमा तो वो फिर से कहने लगी, मैंने कहा था ना, मैंने अमृत पी रखा है, मैं बाकी बीवियों की तरह नहीं मरूंगी। लेकिन आपको ही यकीन नहीं आ रहा था। उसकी बात पर मैं हैरान हुआ और कहा कि आखिर ऐसा कौन सा अमृत पी लिया है तुमने जो तुम्हें मौत का ज़रा भी डर नहीं, वरना मुझसे तो शादी करने के लिए कोई भी राज़ी नहीं थी। हर लड़की को यही डर था कि वो शादी की रात मर जाएगी, लेकिन तुमने न सिर्फ हिम्मत की बल्कि मुझसे शादी करके साबित भी कर दिया कि मैं बदनसीब नहीं हूँ, बल्कि मेरी पहली बीवियों की किस्मत में इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी। मेरी बात मलाइका मुस्कुराई और कहने लगी, बस एक अमृत है मेरे पास, ये उसी का करिश्मा है। वो तैयार होने के लिए खड़ी हो गई क्योंकि हमें नाश्ते के लिए बाहर निकलना था। मैं भी तैयार हो गया। आप ही बाहर ही थी, नाश्ता लगा रही थी। हमें देखकर उनका चेहरा भी खिल उठा और उन्होंने हमारी खूब बलाएं ली। उन्हें भी वही डर सता रहा था जो रात भर मुझे सताता रहा था। जिस किसी को भी पता चला कि मलाइका बिल्कुल ठीक ठाक है और उसे कुछ भी नहीं हुआ तो लोग बहुत खुश हुए और हैरान भी कि मेरी पहली बीवियों को क्या हुआ था, मलाइका कैसे ठीक है। कुछ लोगों ने तो अजीब अजीब तरह की बातें भी बनाई। कुछ परिवार वालों की ज़ुबानें बेलगाम हुई और कहने लगी कि मैंने जानबूझकर अपनी पहली बीवियों को मारा है, ज़रूर कोई वजह होगी। ऐसी बातें सुनकर मेरी रूह तक काँप उठती।
मैं भला बेकसूर लड़कियों को क्यों मारता, एक दो नहीं बल्कि 9 पत्नियों को मारना कोई आम बात थी क्या? पता नहीं लोग ऐसे कैसे कठोर थे, कैसे बातें करते हैं, उनका कलेजा नहीं काँपता? मेरे लिए तो ये करना ही मुमकिन नहीं था। मैं 9 लड़कियों का कातिल बन जाता, वो भी कोई और लड़कियां नहीं बल्कि मेरी बीवियां। एक रात की दुल्हनों को मैं कैसे मार सकता था? मलाइका ने मुझे समझाया और कहने लगी, लोगों की बातों को दिल पर ना लें, इन लोगों का काम ही क्या है, आप मेरे साथ बस खुश रहें, लोगों की ज़ुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। मुझे मलाइका की बात ठीक लगी और मैंने उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन एक बात बहुत ही अजीब थी। मलाइका अक्सर रात को उठकर कमरे से निकल जाया करती थी और फिर सुबह के वक्त वापस लौटती। कभी कभार मेरी आँख खुलती तो उसके आने पर मैं पूछता कि तुम कहाँ गई थी? तब वो हंसकर कहती कि अमृत पीने गई थी, ज़िंदा भी तो रहना है। उसका अंदाज़ ऐसा होता जैसे मजाक कर रही हो। मैं भी हंस देता। वो अक्सर ही मुझसे इस तरह का मजाक करती। उसे खुली हवा में रहने का बड़ा शौक़ था। मुझे यही लगता कि शायद ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर निकली होगी, लेकिन फिर ये सिलसिला रोज़ाना होने लगा। मेरी आधी रात को जब भी आँख खुलती तो वो मेरे कमरे में ही ना मिलती और एक रात जब मेरी आँख खुली तो मैं परेशान हुआ क्योंकि रात के 3 बज रहे थे। मौसम भी कुछ ख़राब था, सर्दी ज़ोरों पर थी। ऐसे में मलाइका कमरे से बाहर निकलना उसे बीमार कर सकता था। उसकी शाल भी कमरे में ही पड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से उसकी शाल उठाई और उसकी तलाश में कमरे से बाहर निकल पड़ा। मेरे घर में मेरी बीमार माँ और मेरे अलावा सिर्फ मलाइका ही थी। आपी की तो शादी हो चुकी थी, वो कभी कभार हमारे घर आया करती थी। माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाई, मलाइका कहीं भी नज़र न आई और मैं उसे ढूंढते ढूंढते घर के पिछले हिस्से में पहुँच गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर तो मेरी रूह फना हो गई। क्योंकि वहाँ तो मेरी बीवी मलाइका। मेरा नाम समीर है, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो शायद अच्छी किस्मत की, क्योंकि अभी तक मेरी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ हो चुका था जो यकीन करने के लायक नहीं था। वो लोग जो पहले मेरी नौकरी, मेरी स्मार्टनेस की तारीफ़ किया करते थे, अब मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लग गए थे। मैं घर से बाहर निकलता तो लोगों की नज़रों को बर्दाश्त न कर पाता। मुझे देखते ही आपस में वो लोग बातें शुरू कर देते थे। मैं जानता था कि ये सब मेरे ही हवाले से बातें करते हैं और क्या बात करते हैं इसका भी मुझे पता था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई थी और वजह क्या थी मैं ख़ुद भी नहीं जानता था। आज से कुछ साल पहले 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मैंने अपनी पसंद से की थी। लड़की मेरी आपी के ससुराल की तरफ से थी। मेरी नौकरी और घर बार देखकर उन लोगों ने बड़ी खुशी से रिश्ता दे दिया था। लेकिन शादी की रात ही ऐसा हादसा हुआ कि मेरी दुनिया ही उलट गई। शादी की रात मैंने अपनी बीवी से कुछ मोहब्बत भरी बातें की थी और फिर कपड़े बदलने के लिए चला गया था। मैंने शादी में अजीब से गले की शेरवानी पहनी थी जिसकी वजह से मुझे बेचैनी हो रही थी। इसलिए मैंने सोचा था कि जल्दी से कपड़े बदल लूं और फिर अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगा। जब मैं कपड़े बदल कर कमरे में आया तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी बेड पर औंधे मुँह पड़ी हुई थी। मैंने फ़ौरन उसे पुकारा, सीधा किया, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि उसकी सांसें रुक चुकी थी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। जब मुझे कुछ समझ न आया तो मैंने जल्दी से आपी को आवाज़ लगाकर उन्हें बुलाया और मैं आपी मेरी पहली बीवी फ़िज़ा को लेकर अस्पताल पहुँचे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि दुल्हन की सांस रुक गई थी और वो मर चुकी है। ऐसा क्यों हुआ था कोई नहीं जानता था। किसी को लग रहा था कि शायद कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद होने की वजह से दुल्हन का दम घुटा है, तो कोई कह रहा था मैंने ही दुल्हन को मारा है। 10 लोग 10 तरह की बातें। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कुछ देर पहले तक की खुशी गम में बदल गई थी। मुझे अपनी पहली बीवी के मरने का बहुत दुख था। उसके घर वालों ने अलग तूफ़ान उठा रखा था। उन लोगों को तो मैं ही कसूरवार नज़र आ रहा था। लोगों की बातों ने उनकी नज़रों में मुझे मुजरिम बना दिया था। मैंने और मेरे घर वालों ने लाख यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि कुछ देर पहले तक उन्होंने अच्छी भली फ़िज़ा को मेरे साथ विदा किया था, फिर अचानक ही वो कैसे मर सकती थी। कहीं ना कहीं उनकी बात भी ठीक थी, लेकिन मुझे तो खुद नहीं पता था कि क्या हुआ है, मैं किसी को क्या जवाब देता। उन लोगों ने पुलिस में भी मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन पुलिस को ना ही ऐसे कोई सबूत मिले थे और ना ही डॉक्टरों ने रिपोर्ट में कुछ ऐसा लिखा था। इसीलिए मामला वहीं ख़त्म हो गया। कुछ पैसे मैंने भी पुलिस वालों को खिला दिए थे। हाँ, मगर मेरी आपी का अपने ससुराल में जीना दूभर हो गया। उनका ताल्लुक़ उसी परिवार से था, इसीलिए हर कोई उन्हें भी बुरा भला कह रहा था। आपी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मगर फिर वक्त गुज़रता गया और ये बात दबती ही चली गई।
5 महीने ही गुजरे थे कि माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई। वो सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती। घर में कोई और था नहीं जो उनकी देखभाल करता, और ऐसे में आप ही ने कहा कि हमें फिर से समीर की शादी कर देनी चाहिए। ये बात सुनकर मैंने कानों को हाथ लगाया और कहा कि मुझे शादी नहीं करनी, पहले ही जो कुछ हो चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप ही ने मुझे समझाया कि फ़िज़ा की किस्मत में इतनी ही ज़िंदगी लिखी थी, तुम अब इस बात को दिल से ना लगाओ और दूसरी शादी के बारे में सोचो। अब माँ को किसी के साथ की ज़रूरत है। आप ही की बात सही थी, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, आप लड़की खुद देख लें। आप ही ने लड़कियाँ देखने का सिलसिला शुरू किया, और ये ख़बर जब मेरी दूर की चाची के घर तक पहुँच गई तो वो चली आईं। कहने लगी कि मलाइका की शादी समीर से कर दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप ही ने साफ कह दिया और कहने लगी कि हम मलाइका को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, ये बात पहले भी हो चुकी है। ये सुनकर चाची के चेहरे का रंग उतर गया। वो कहने लगी कि मेरी मलाइका में क्या बुराई है जो तुमने पिछली बार भी इनकार कर दिया था और इस बार भी कर रही हो। आप ही ने कहा कि पापा कहा करते थे कि परिवार से लड़की नहीं लानी, जब इस तरह के रिश्ते बनते हैं तो फिर कोई रिश्ता बाकी नहीं बचता। बस मैं अपने पापा की बात का मान रख रही हूँ। आप ही की बात सुनकर चाची वापस चली गई और फिर उन्होंने कोई बात नहीं की। आप ही ने खुद ही लड़की देखी और मेरी शादी करवा दी। बहुत कम लोगों की मौजूदगी में ये शादी हुई थी। मैंने खुद भी ज़्यादा किसी को नहीं बताया था। मुझे लगा था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही खुद ही सबको पता चल जाएगा, लेकिन जिस तरह ये ख़बर दुनिया वालों को पता चली उसने मुझे भी हिलाकर रख दिया। मेरी दूसरी बीवी भी शादी की रात ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। उसकी भी सांस रुक गई थी और दम घुटने से मौत हो गई थी। इस बार तो आप ही और मैं भी हद से ज़्यादा हैरान और परेशान थे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है और क्यों हुआ है, जबकि इस बार तो कमरे का रोशनदान खुला हुआ था। मैंने एक खिड़की भी खोल रखी थी, लेकिन फिर भी अपनी बीवी से कोई रिश्ता ना बना सका था और वो मर गई थी। देखते ही देखते ये बात जंगल में आग की तरह फैली। फिर रिश्तेदार, परिवार वाले, मोहल्ले वाले सब जमा हो गए। हर कोई मुझे ही बुरा भला कह रहा था। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं मुंह छुपा कर के यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन आप ही कहने लगी कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे सब तुम्हें ही गुनहगार समझे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसीलिए खामोशी से यहीं रहो और इन हालात का सामना करो ताकि ये बात यहीं ख़त्म हो जाए। मैंने आप ही की बात मान ली और लोगों का सामना करता रहा। मैं जहाँ जाता सब मेरा मजाक बनाते। मेरे तो दोस्त भी मुझ पर हंसने लगे थे, कहते कि यार समीर, तूने कैसी किस्मत पाई है, 2 शादियाँ करके अभी तक कुंवारा फिर रहा है। उनकी यह बात मेरे तन बदन में आग लगा जाती, क्योंकि वाकई में मैं अपने जज्बात से भी मजबूर होने लगा था। ये मेरी ऐसी उम्र थी कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई साथी होता तो जो मेरा अकेलापन बांट लेता, बल्कि इन हालातों में तो मेरा अकेलापन और ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ वक्त बाद आप ही ने एक गरीब लड़की देखकर मेरी तीसरी शादी करवाई, लेकिन उसके साथ भी यही हुआ। मेरा तो शादी से दिल उचाट हो गया और मुझे यकीन था मुझे कोई भी लड़की नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप ही ने हिम्मत नहीं हारी और वो एक के बाद एक कहीं ना कहीं से गरीब लड़कियों को तलाश करके मेरी शादी करवाती रहीं। बस शादी की रात कमरे में जाता, अपनी बीवी के साथ बात ही कर पाता और वो सांस रुकने से मर जाती। मैंने बहुत वजह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई वजह समझ ना आई। कभी मैं कमरे के दरवाजे, खिड़कियाँ खुली रखता ताकि सांस लेने में परेशानी ना हो, तो कभी फ़ौरन ही अपनी दुल्हन को पानी पिलाता, मगर मेरी कोई तरकीब काम ना आती और मेरी बीवी सांस रुकने से मर जाती। मैं इस कदर बदनाम हो चुका था कि मैंने अपने पापा का घर छोड़कर किराए का घर ले लिया था और मैं अपने पुराने घर से बहुत दूर चला आया था। लेकिन बदनामी थी कि पीछा ही नहीं छोड़ती थी। जहाँ जाता लोगों को मेरे बारे में फ़ौरन पता चल जाता और हर कोई मुझे देखकर हंसने लगता। मेरी 9 पत्नियां मर चुकी थीं और अब 10वीं शादी की बारी आई तो कोई मुझे लड़की देने को तैयार नहीं था। जहाँ आप ही मेरे रिश्ते की बात करती तो वो लोग हाथ जोड़ देते और कहते कि अल्लाह के वास्ते अपने भाई का रिश्ता अपने पास रखो, हमें अपनी बेटी की ज़िंदगी बहुत प्यारी है। आप ही खाली हाथ वापस चली आती। इसी तरह पूरे 5 साल हो चुके थे। चाची का हमारे घर अब भी वैसे ही आना जाना था। मलाइका भी साथ आती जाती थी। ऐसे ही एक दिन आप ही घर आई हुई थी, क्योंकि माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। चाची भी बैठी हुई थी। आप ही रोते हुए कहने लगी कि पता नहीं समीर के नसीब में क्या लिखा है, अब तो लगता है कि कोई उसे लड़की ही नहीं देगा। आप ही की बात सुनकर चाची मुस्कुराई और कहने लगी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी मलाइका से शादी कर लो, लेकिन तुम लोगों ने बात ही नहीं सुनी। अब देखो तो मेरी मलाइका का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आया है। तुम्हारे चाचा बस कुछ ही दिनों में हाँ भी कर देंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो। अगर समीर की शादी मलाइका से करवाना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। समीर अपने घर का बच्चा है। मेरी बेटी
आंखों के सामने रहेगी, मुझे और क्या चाहिए। चाची की बात सुनकर आपी बिल्कुल खामोश हो गईं। वो हैरान भी थीं और परेशान भी कि सब कुछ जानने के बाद भी चाची कैसे मलाइका का रिश्ता देने को तैयार हैं। पहले ही मेरी 9 बीवियां मर चुकी थीं, भला कोई भी लड़की मेरी 10वीं बीवी बनने की इच्छा क्यों रखती, और चाची को क्यों अपनी बेटी की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं थी। यही सवाल जब आपी ने चाची से पूछे तो चाची कहने लगी, मुझे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, अगर उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी रखी होगी तो वे ज़िंदा रहेगी। आपी को पता था कि अब इतनी आसानी से मुझे रिश्ता तो नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने पापा की बातों को एक तरफ रखा और मेरा रिश्ता मलाइका से तय कर दिया। मलाइका बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लड़की थी। हम दोनों की हमेशा से अच्छी दोस्ती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरी बीवी बनेगी, और ख़ासकर इन हालातों में। इसीलिए मैंने आपी से कहा कि एक बार फिर सोच लें, और आपी कहने लगी, मैं क्या सोचूंगी, जब चाची को एतराज़ नहीं तो हम क्या एतराज़ करेंगे। तुम भी दिल से सारे शक और निकाल दो और अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए और मलाइका से शादी कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मलाइका चाची की इकलौती बेटी थी। उन्होंने साफ कहा कि वो धूमधाम से शादी करेंगे, और ऐसा ही हुआ। लोगों ने बहुत बातें बनाई, लेकिन इसके बाद भी चाची ने मलाइका को बहुत धूमधाम से मेरे साथ विदा कर दिया था। आपी ने विदाई के बाद मलाइका को कमरे में बैठाया और मुझे कमरे में जाने का कहने लगी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। ये मेरी 10वीं शादी थी और मुझे कमरे में जाने के नाम से खौफ आ रहा था। अब तक जो कुछ हो चुका था वो इस कदर खौफनाक था कि मेरा दिल बुरी तरह डर रहा था। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने मेरी ऐसी हालत देखी तो कहने लगी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी बहन की शक्ल देखकर मैं उदासी से मुस्कुराया और कहा कि आपी, अब क्या ठीक होगा, आप नहीं जानती कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। मुझे बिल्कुल भी अच्छे की उम्मीद नहीं है। इस बार तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि मैं मलाइका को खोना नहीं चाहता। आपी ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं देकर कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, तुम परेशान ना हो जाओ, मलाइका तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। मैंने धड़कते दिल के साथ कमरे में कदम रखा तो मलाइका अपनी सुंदरता के साथ बेड पर लहंगा फैलाए बैठी थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। कहने को उसका रंग सांवला था, लेकिन तैयार होने के बाद वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं बेड पर उससे थोड़ा सा दूर होकर बैठा, अपने हाथों की उंगलियां मसलने लगा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, क्या बात है समीर, क्या कोई परेशानी है। मैंने कुछ देर खामोशी से उसे देखा और कहा कि तुम नहीं जानती हो कि मुझे क्या परेशानी है। तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है ना, ये मेरी 10वीं शादी है और आज तक क्या कुछ हो चुका है। मलाइका मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, आप फिक्र ना करें, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं बड़ी ढीठ हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। आपने अमृत का नाम सुना है? बस मैंने वही अमृत पी रखा है। मैं मरने वालों में से नहीं हूँ, और इतनी आसानी से तो मैं आपका साथ भी नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी बहुत मुश्किल से तो ये साथ मिला है। मैंने नासमझी से उसे देखा तो उसने खुद ही मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि समीर, इतनी फ़िक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। आज की रात हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत रात है। क्या आप इसे सिर्फ अपने डर की वजह से ख़राब करना चाहते हैं? मुझे तो लगा था कि आप मेरे लिए तोहफ़ा लाएंगे। तोहफ़ा मैं लेकर आया था। मैंने फ़ौरन उसे तोहफ़ा दिया। वो खुद ही मुझसे बातें करने लगी। थोड़ी देर में हमारा रिश्ता मुकम्मल हो गया था। हम एक दूसरे को पाकर खुश भी हो गए थे, लेकिन मुझे नींद ना आई थी। मैं सारी रात जागता रहा, उसे देखता रहा। वो तो कुछ ही देर बाद सो गई थी, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा था। और जब वो सुबह तक बिल्कुल ठीक ठाक रही तो मुझे सुकून मिला। शायद अल्लाह ने उसे ही मेरे नसीब में लिखा था। हर कोई उसे ज़िंदा देखकर हैरान था। मैंने अब सबकी बातों की परवाह करना ही छोड़ दी थी। मेरी बीवी मेरे साथ खुश थी, मेरे लिए यही काफ़ी था। बहुत सारे दिन ऐसे ही तेज़ी से गुजर गए थे। आप ही अपने घर में रहने लगी थी। माँ को भी मलाइका ने ही संभाल लिया था। लेकिन जो बात अजीब थी वो मलाइका का रातों को उठकर कमरे से बाहर निकल जाना, और फिर ऐसी एक ठंडक की रात में मलाइका की फ़िक्र करते हुए उसके पीछे गया। यह देखकर मेरी जान ही निकल गई कि मेरी बीवी आधी रात को बीच कमरे में बैठी थी। ये स्टोर रूम था जिसमें कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। हमारा घर काफ़ी बड़ा था, लोग कम थे, इसलिए बहुत से कमरे बंद थे। ये ऐसा ही एक कमरा था। मलाइका ने बीच कमरे में बैठकर अपने आसपास दिए जलाए हुए थे, पर पता नहीं वो क्या कुछ पढ़ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें बंद थी। वो तेज़ तेज़ झूम रही थी। मैंने ज़ोर से उसका नाम लेकर उसे पुकारा तो उसने आंखें खोली, घबरा कर मुझे देखा और कहने लगी, आप क्यों आए हैं यहाँ, वापस चले जाएं। मैंने मलाइका से पूछा, ये सब क्या है, तुम आधी रात को यहाँ का क्या कर रही हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि वो ही कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं नासमझी से उसे देख रहा।
था। वो कहने लगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ समीर, ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया है। कितनी बार मेरी माँ ने मेरा रिश्ता तुम्हारी आपी के आगे रखा, लेकिन तुम्हारी आपी ठुकराती चली गई। मैंने तुमसे प्यार का इजहार भी किया, लेकिन शायद तुम मेरी बात को समझ ही नहीं सके, इसलिए मुझे इस काले जादू का सहारा लेना पड़ा। मैंने हर रात तुम्हें पाने के लिए ख़तरनाक काला जादू किया। तुम्हारी बीवियां इसी जादू की वजह से मरती चली गईं। मुझे यकीन था कि एक न एक दिन जब तुम्हारी आपी को तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, तो वो मुझे ही तुम्हारे लिए चुनेंगी। और देखो तुम्हारी बहन कैसी बेदर्द निकली। तुम्हारी पहली बीवी के लिए तो उसने मुझे नहीं चुना, लेकिन 10वीं बीवी के तौर पर मुझे चुन लिया। अब मुझे सारी ज़िंदगी ये काला जादू करना है ताकि मैं तुम्हारी बीवी बनी रहूं, क्योंकि जो एक बार ये जादू शुरू करता है वो इसे ख़त्म नहीं कर सकता। मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए किया। मलाइका, रात के इस वक्त मुझे कोई पागल औरत लग रही थी जिसने एक मोहब्बत पाने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों की जान ले ली थी। मुझे तो उससे डर लग रहा था। वो मेरे पास आई तो मैं 2 कदम पीछे हटा और उससे कहा कि तुम्हें मालूम है कि काला जादू करने वाला हमारे दीन से खारिज हो जाता है। अगर तुम मुसलमान नहीं हो तो मेरी बीवी कैसे हो सकती हो? और फिर और फिर तुम तो 9 लड़कियों के कातिल भी हो। मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। अगर मेरी आपी ने तुम्हें मेरी पहली बीवी के तौर पर नहीं चुना तो इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं था कि तुम अब इतनी मासूम लड़कियों की जान ले लेती। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त तलाक देता हूँ। तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जो मोहब्बत करता है वो इतना संगदिल नहीं हो सकता। मैं तो तुम्हारी ज़िद हूँ। तुम इकलौती थी और इसीलिए तुम्हें आदत थी कि जिस चीज़ को तुम चाहो तुम्हें मिल जाए, और तुमने इस काले जादू के ज़रिए से अपनी इस चाहत को पूरा किया है। मेरे मुंह से तलाक के लफ्ज़ सुनकर मलाइका पागल ही हो गई थी। चीज़ें उठा कर फेंकने लगी। मैं खामोशी से उस कमरे से बाहर निकल आया, उसकी माँ को फ़ोन लगाया, उन्हें बुलाया और सारी सच्चाई बताई। और हैरत तो मुझे उस वक्त हुई जब चाची ने कहा कि उन्हें हर बात पहले से मालूम है। वो कहने लगी कि मैंने मलाइका को बहुत समझाया था, लेकिन हमने इकलौतेपन में खुद ही से उसको इतना बिगाड़ दिया था कि अब ये कोई बात ही नहीं सुनती थी। मलाइका की हालत दीवानों जैसी हो चुकी थी। चाची उसे लेकर चली गई थी। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि चाची ने उसे पागल खाने में दाखिल करवा दिया है, क्योंकि वो पूरी तरह से ही पागल हो गई थी। लोगों ने एक बार फिर मुझे भला बुरा कहा था, या कोई हकीकत से वाकिफ़ ही नहीं था, ना किसी को सच जानने में कोई दिलचस्पी थी। लोगों की नज़रों में मैं ही गुनाहगार था, पर मैंने खामोशी से इस बात को भी बर्दाश्त कर लिया था। और मुझे समझ नहीं आता मुझे 11वीं शादी करनी चाहिए या नहीं, या काले जादू का असर अब भी होगा। मेरी 11वीं बीवी भी इसी तरह शादी की रात मर जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। लोग कहते हैं कि करो, अब आप ही लोग बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।